That's why बयानबाजी। पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिलीगुड़ी में अंतर्राष्ट्रीय संथाल सम्मेलन के आयोजन स्थल पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने ऐसा स्थान क्यों चुना जहां संथाल समुदाय के लोग पहुंच ही नहीं पाए। मुर्मू ने सीएम की अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जताई और कहा कि वे मेरी छोटी बहन की तरह हैं, लेकिन न जाने क्यों नाराज हैं। भाइयों बहनों और सभी यहाँ के रहने वाले सभी भाइयों बहनों को मैं नमस्ते करती हूँ। एक्चुअली आज इंटरनेशनल संथाल काउंसिल का सम्मेलन था, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं और गवर्नर का तो तबादला हो गया है तो वो नहीं आ पाए। लेकिन क्योंकि डेट पहले से फिक्स था इसीलिए मैं आ गई। लेकिन कोई भी बात नहीं, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। 2 मिनट में आप इतने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मिलजुल कर रहे, ये केवल संथाली या आदिवासी लोग नहीं, या आदिवासी नॉन आदिवासी हिंदी बांग्ला गोरखा सब लोग मिलजुल कर रहे। ये सबका देश है, ये सब लोगों का प्रदेश है, ये सब लोग अपने भाई भाई है। ये भारत में सबको मिलजुल कर रहने का ये हम पहले से हम लोगों के पूर्वजों ने सिखाए हैं, हम उसी को हम निभाएंगे और सबका जो त्योहार जो भी है सब मिलजुल कर पालन करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसे आई देखने के लिए कि कैसे उन्होंने बोले थे ना कंजस्टेड है वहां नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैंने सोचा कितना कंजस्टेड है तो जगह दिलवाएंगे गवर्नमेंट से बोल के, लेकिन जगह दिलवाने का कोई नहीं, यहाँ तो इतने पर्याप्त है। तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं भी बंगाल का ही बेटी हूँ, बंगाल में बहुत क्यों आने ही नहीं देते। ममता दीदी मेरे बहन भी है, छोटे बहन है, पता नहीं मुझे कोई गुस्सा किए होंगे इसीलिए वहां जाके प्रोग्राम करा। कोई बात नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, लेकिन वो भी आवाज रहे, आप लोग ठीक रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ममता बनर्जी ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि मणिपुर और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में जब आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे थे तब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुप क्यों थी। उन्होंने बीजेपी पर आदिवासी अधिकार छीनने का इल्जाम लगाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति को भाजपा के एजेंडे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। আপনি বলেন কি করে যে আদিবাসীদের জন্য এখানে কোনো কাজ হয়নি? সাঁওতালিরা জোট বাঁধো, আপনি জানেন না? সাঁওতালি যেমন আছে, ট্রাইবেলদের মধ্যে লোধাও আছে, সবরও আছে, মুন্ডাও আছে, অনেক আছে, তপশিলীদের মধ্যে যেমন অনেক আছে। কই মণিপুরে যখন ট্রাইবেলদের উপর অত্যাচার হচ্ছিল তখন আপনি চুপ করেছিলেন কেন? তখন কি বিজেপি আপনাকে বারণ করেছিল? जखन राजस्थान में आदिवासी ऊपर अत्याचार है ट्राइबल के ऊपर, तब आप कहाँ थे? क्यों आप प्रोटेस्ट नहीं करते? क्यों उसको नहीं डांटते? जब महाराष्ट्र पे ट्राइबल के ऊपर अत्याचार होता है आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? जब मध्य प्रदेश में होता है आप क्यों नहीं करते? जब छत्तीसगढ़ में होता है आप क्यों नहीं करते? ममता बनर्जी ने एक्स पर लिखा है कि सिलीगुड़ी में 9वीं इंटरनेशनल आदिवासी संथाल कॉन्फ्रेंस के लिए इंटरनेशनल संथाल काउंसिल नामक प्राइवेट संगठन ने राष्ट्रपति को आमंत्रित किया था। जिला प्रशासन ने सुरक्षा जांच के बाद राष्ट्रपति सचिवालय को लिखित और फोन पर सूचित किया कि आयोजक अपर्याप्त तैयारी में था। फिर भी 5 मार्च को राष्ट्रपति का दौरा तय कार्यक्रम के अनुसार हुआ। सिलीगुड़ी मेयर डीएम दार्जिलिंग और पुलिस कमिश्नर ने राष्ट्रपति का स्वागत विधायी प्रोटोकॉल के अनुसार किया। ममता ने साफ कहा है कि सीएम का नाम लाइनअप या मंच योजना में नहीं था। कोई प्रोटोकॉल उल्लंघन नहीं हुआ। बीजेपी राष्ट्रपति के पद का अपमान कर अपनी राजनीति चला रही है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करने का आरोप लगाया है। पीएम ने एक्स पर लिखा कि यह शर्मनाक है।
लोकतंत्र और आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण में विश्वास रखने वाले सभी लोग दुखी हैं। राष्ट्रपति स्वयं आदिवासी समुदाय से हैं। उनकी पीड़ा ने देशवासियों के मन में गहरा दुख पैदा किया है। पीएम ने कहा, टीएमसी सरकार ने सभी सीमाएं पार कर ली हैं। संथाल संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण विषय को भी बंगाल सरकार ने हल्के में लिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इसे शर्मनाक कृत्य बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि मुझे आदिवासी और भारतीय होने पर हमेशा गर्व रहा है। ममता के इस व्यवहार ने मेरे गौरव को ठेस पहुंचाई है। पूर्व सेना अध्यक्ष वेद मलिक ने IRIS डेना घटना को पश्चिमी एशिया के युद्ध का हिंद महासागर तक फैलाव बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि यह 1988 के ऑपरेशन कैक्टस की याद दिलाता है, जब मालदीव सरकार ने भारतीय सेना से मदद मांगी थी। ऑपरेशन रूम में चर्चा के दौरान विदेश सचिव KPS मेनन को अमेरिकी राजदूत जॉन गुंथर डीन का फोन आया। राजदूत ने पूछा कि भारत क्या कदम उठाएगा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की मदद चाहिए तो वे देंगे, लेकिन उनके नौसैनिक जहाज़ों को माले पहुंचाने में 48 से 72 घंटे लगेंगे। भारत ने मदद ठुकरा दी और 36 घंटों में ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। वेद मलिक ने कहा है कि IRIS डेना की घटना दिखाती है कि रणनीतिक साझेदारी में अब अमेरिका क्षेत्र में अपनी सेना इस्तेमाल करने से पहले साझेदारों से सलाह लेना जरूरी नहीं समझा। भारत में ईरान के राजदूत डॉक्टर मोहम्मद फतह अली ने कहा है कि ईरान के लोग साफ तौर पर कहते हैं कि हम या तो जीत हासिल करेंगे या शहादत तक पहुंचेंगे। उन्होंने दिल्ली में एक कार्यक्रम में आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की है, जबकि ईरान ने बातचीत का रास्ता अपनाया था। ईरान ने कभी युद्ध नहीं चाहा, लेकिन अब प्रतिक्रिया देना जरूरी हो गया है। Forever. Throughout in history, the Iranian nation has faced many great difficulties and threats, yet it has always defended its independence and dignity through faith, resistance, and unity. The path of the Iranian nation today is the path of faith and resistance, a path inspired by the true teaching of Islam and by the example of great figures such as Imam Hussein alayhi salam. He taught humanity that even if we have no religion, we should still remain free and never accept oppression. For this reason, we the people of Iran clearly declared that on this path we will either achieve victory or reach martyrdom. And for us, both are honor and happiness. قل هل تربصون بنا إلى إحدى الحسنيين. In closing, I would like to sincerely thank to the organizer of this ceremony and the dear people of India who have expressed sympathy and solidarity with the people of Iran during these difficult days. This relation between the people उधर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई के प्रतिनिधि डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने कहा है कि हम पर यूनाइटेड स्टेट्स ने हमला किया है। हमें अपना बचाव करना होगा। हम अपनी इज्जत, नैतिकता और आज़ादी के लिए कुर्बानी देते हैं। मुझे यकीन है कि ईरान का भविष्य बेहतर होगा। डॉक्टर इलाही ने ईरान और भारत के बीच गहरे ऐतिहासिक संबंधों पर कहा कि ईरान और भारत के बीच रिश्ता और दोस्ती 3000 साल पहले शुरू हुई थी। No one wants this situation and these circumstances, but we are forced to have this situation. Our situation is not good. Our condition is not good. We were attacked by United States and Zionist regime, unjust, and we have to defend ourselves. And we sacrifice for our land, we sacrifice for our dignity, we sacrifice for our morality, we sacrifice for our independence.
So if we talk about the future of Iran, or if we talk about the circumstances, Israel and Iran situation, so how do you see Iran in the upcoming years, and what is the leadership is thinking right now about the crucial stage which is facing? Actually, I'm sure that the future will be better for Iran, and our neighbors understood that no one can give them guarantee, and they can solve their problems and their issues within themselves. Never they need any foreigners to come to this regime and protect them. They understood that even United States, although established a lot of bases in their countries, and United States got a lot of $1 billion from our neighbors, but they cannot give them guarantee, cannot do anything for them. They realized that one, and we got the message from them that they will be independent more than previous time. So one last question. There was a very good import and export of oil between Iran and India previous year. But right now it's been getting disturbed during all the clashes and the attack we are facing right now, which is very, very sensitive for us also. So how do you see this policy? It is getting affected somehow? Actually, the relationship and friendship. जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने अमेरिका पर ताकत का गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बमबारी से सरकार नहीं बदलती। एक धार्मिक नेता की हत्या हुई जिन्हें दुनिया भर के मुसलमान मानते हैं। अब्दुल्ला ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। आपको बाकियों के स्टेटमेंट, आप अपना सवाल कुछ करिए ना। हाँ, war has ended 8 days, and now Trump has said that Iran regime should fully surrender. So you think that this is the right thing because they want to dismantle the regime? As I said earlier, the only people who get to choose their regime are the people who live in that country. Therefore, it is for the people of Iran to decide about their regime. Not for somebody sitting in Washington DC or Tel Aviv or New Delhi or Beijing or anywhere else. It is for the people of Iran to decide what sort of government they want and how they want to bring about that change. I think the Prime Minister of the United Kingdom was absolutely correct. You cannot affect regime change by aerial bombardment. And in this desire to bring about change of government, they've even sacrificed the life of a religious leader. The regime of Iran is headed by the president. He is still alive. They have not changed the regime. They have sacrificed the life of a religious leader whose leadership is acknowledged not just by the Shia community, but by Muslims across the world. That is not regime change. That is a gross misuse of force and violation of every single international law that we know of. How do you see the future of West Asia in such a situation? You think that the war is going to... पिछले दिनों से जो हंगामा हुआ है उसमें कई लोग अंदर मतलब अरेस्ट हुए हैं, उनको रिलीज करने की डिमांड चल रही है। अब बात जो पिछले दिनों श्रीनगर में सिविल सोसाइटी की मीटिंग हुई उसमें ये दो बातें उभर के सामने आई। एक तो जहां एफआईआर लगे हैं उनमें हुकूमत मतलब लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीनरी है उनको एक कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पश्चिमी एशिया में जारी तनाव पर चिंता जताई और कहा अमेरिका और इजराइल का जो आक्रमण ईरान पर हुआ है इसका पूरा असर पश्चिमी एशिया पर हुआ है। एक तरीके से लगता है कि सब चीजें दिखने लगी हैं, सिम्टम्स दिख रहे हैं कि क्या सत्र की रूपरेखा होने वाली है। कांग्रेस ने भी अपने सांसदों को व्हिप जारी किया करके 3 दिन प्रेजेंट रहने के लिए कहा है और अब जो 9 तारीख से शुरुआत हो रही है उसमें ये भी में क्या कुछ रहने वाला है। जो लोकसभा के स्पीकर जो हैं, लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, उनके खिलाफ जो पिछले पहली पाली में जो हस्ताक्षर करके मोशन मूव किया गया। बजट सेशन का दूसरा चरण कल से शुरू होने वाला है, 9 तारीख से, परसों से, और 2 तारीख अप्रैल तक चलेगा। तो 25 दिन का सेशन है, पर उसमें उस बीच में कई त्योहार हैं, कई छुट्टियां भी हैं। तो एक्चुअली 17 दिन का बैठक होगा, 17 दिन हम बैठेंगे। तो औपचारिक बिजनेस तो बहुत है, एप्रोप्रिएशंस बिल है, फाइनेंस बिल है,
और 4-5 मंत्रालयों के काम पर। बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन